हेलो दोस्तों। पॉलिटी की श्रृंखला में हमारा ये तीसरा वीडियो रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है। तो उसके बाद पढ़ लेने के बाद जो हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता था, कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। ये हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। इसके बाद आज हम राष्ट्रपति के बारे में जितने भी सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लिखने का पर्पज सिर्फ यही है कि भाई लिखने में जो टाइम लगता है ना वो बचेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला अनुच्छेद मैंने बता दिया था, भाग 5, 22 भागों में से हम पहला भाग जो ना पढ़ करके डायरेक्ट 5वां भाग पढ़े हैं। उसमें से भाग 5 में हमने भाग 5 को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 अध्यायों में बांट लिया था, जिसमें से पहला अध्याय था कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख था वो है राष्ट्रपति, और उसी के क्रम में हम आगे चल रहे हैं। तो देख लीजिए भाई, सबसे पहला जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 52, ठीक। अनुच्छेद 52 सिर्फ 2-3 बातें बताता है बेसिकली। इसमें ये बिल्कुल आसान है, आज जानने के लिए है, आप जान लीजिएगा। कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इंग्लिश में थोड़ा सा क्या किया गया है, इस होगा शब्द के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया है, जो कि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब यहाँ पर यह है, शैल बी का मतलब कि जो भी राष्ट्रपति का पद है हमारे भारतीय संविधान में, उस पद को ना तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और ना ही उसे कभी समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक हमारा देश है, ठीक है। सिंपल सी बात। सेल बी का मतलब यही है कि ना तो राष्ट्रपति के पद को कभी रिक्त रखा जा सकता है और ना ही उसके पद को कभी समाप्त रखा जा सकता है। ये बात बताता है अनुच्छेद 52। इसके अलावा एक दो बातें और हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। अगली बात क्या होता है अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, कहें जो हमारे देश की रक्षा होती है, यानी कि जो सेनाएं होती हैं, उन सेनाओं का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है, और उसकी जो समस्त शक्तियां होती हैं वो अंततः राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश में मतलब युद्ध को स्टार्ट करना हो, चाहे युद्ध का विराम करना हो, युद्ध की घोषणा हो, चाहे युद्ध का विराम हो, सारे के सारे जो ये काम हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्या होगा? अब ऐसे पूछ लिया जाता है नॉर्मली बिल्कुल कि भाई बताइए, हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका सर्वोच्च कौन होता है? तो आसान से बता देंगे, मेरे हिसाब से राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के हिसाब से, ठीक है भाई। और एक यही था इसमें बस 52 में जानने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे के जो अनुच्छेद हैं वो थोड़ा सा टफ है, जैसे थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 भी सिर्फ एक बात बताता है, जो कार्यपालिका शक्ति है। अब कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, इसके लिए यदि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल तुरंत याद आ जाएगा। कार्यपालिका शक्ति से मतलब है कि कार्यपालिका शक्ति क्या है, किस में निहित होगी, तो सीधी सीधी बात लिखा है कि जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब ये है सीधी सीधे कार्यपालिका शक्ति का कि कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो, वो सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। नाम पर किए जाने से मैंने इसलिए शब्द यूज किया क्योंकि वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। वास्तविक शक्ति जो होती है हमारे देश में वो होती है किसके पास भाई? मंत्री परिषद के पास। और मंत्री परिषद में ही जो इसका जो हेड होता है वो होता है पीएम, ठीक है भाई। तो जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि नाम मात्र का क्या है, तो देखो भाई,
आपने देखा होगा कि मंत्री परिषद में कई मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह वगैरह बनाया जाता है। तो हम ये सब जानते हैं कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो वो करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी जो सिफारिश है कौन करे भाई, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो नाम किसका है, राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति हो रही है। लेकिन वास्तविक पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो ये बात थोड़ा सा आप समझ गए होंगे भाई, क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो अंततः राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो भी नाम मात्र की कार्यपालिका का। नाम मात्र और वास्तविकता में अंतर दोनों समझ गए होंगे। वास्तव में काम हमारे देश में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो काम करते हैं वो मंत्री परिषद करती है, अर्थात प्रधानमंत्री करता है। लेकिन वो सारे के सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको भाई। इसके आगे देखते हैं भाई, देखो अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो भाई क्या है, कहता है अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई हम जानते हैं कि हमारे देश में गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था के साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब ये होगा, गणतंत्र का मतलब बेसिक मतलब ये होता है, ऐसे जिस भी देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, तो ऐसे देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसको गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। समझ गए आप, इसका मतलब हमारे यहाँ पर राजा का पुत्र राजा नहीं होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वो गणतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर योग्यता को महत्व दिया जाता है। इसलिए हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ पर वंशानुगत सिस्टम जैसे ब्रिटेन में है वैसा नहीं अपनाया गया है। तो ये बात समझ गए होंगे, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा भाई, ठीक है। तो वही निर्वाचन, यहाँ पर निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे। वो गर्मी है, ठीक है, कोई बात नहीं। निर्वाचक मंडल का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई आसानी होगी थोड़ा सा समझने में। चलो देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बात मैंने ये शब्द लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है। निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन मतलब चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, ठीक है भाई। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित का मतलब है क्योंकि दोनों में भाई मनोनीत सदस्य भी होते हैं, है ना। अनुच्छेद 80 के तहत इसमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 331 के तहत यहाँ पर 2 ऑंग्ल इंडियन लोगों को लोकसभा में भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, यानी कि मनोनीत कर सकता है। तो ये जो 2 लोग मनोनीत लोग होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार कथन निष्कर्ष के सवालों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 ऐसा पूछा जा सकता है ना, समझने के लिए थोड़ी देर। कथन 1 हो सकता है
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कथन नंबर 2, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर पूछा जा सकता है उपरोक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पहले कथन में कहा था कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये वाली बात गलत है। क्यों? कि केवल और केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये बात आप बड़ी भांति समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे ये दो लोग शामिल होते हैं, और कौन शामिल होता है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने यहाँ पर लिखा है सभी विधानसभाओं। इसका मतलब क्या है भाई, देखते हैं। सभी विधानसभाओं से मतलब ये है कि हमारे जो देश में अभी सिस्टम है वो 28 राज्य हैं और वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, तो जिसमें से दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा है कि नहीं भाई? तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी विधानसभा होंगी और राज्यों की जो भी विधानसभा होंगी, उनके जो केवल, मैंने फिर वही बात, केवल जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? होगी। कौन कौन भाग लेता है निर्वाचक मंडल में? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसमें नोट डाल के आप लिख सकते हैं, इसमें 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके तहत किया क्या गया, मैंने अभी क्या बताया, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, शुरुआत में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं यहाँ पर थी, यहाँ पर के लोगों को निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1992 में क्या हुआ, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया और तभी से संविधान में एक 70वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया कि अब दिल्ली और पुदुचेरी के जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही बताना था मुझे, केवल 52, 53 और 54 तीन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई अगला अनुच्छेद। देखो भाई, जल्दी फास्ट मिटा देता हूँ। लिखने में यही होता है, टाइम बच जाता है, बाकी अब देखो मुझे हटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। अब ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई, अगला जो अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद वो था, कौन सा था भाई, कौन सा है, 55। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी अपन अनुच्छेद पढ़ा ना, अनुच्छेद कौन सा, 54, वो तो महत्वपूर्ण था ही। आज के लेक्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा अनुच्छेद 55, क्योंकि कई बार मैंने देखा है यहाँ पर एक दो जो संकल्पनाएं हैं वो स्पष्ट कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल असंभव है, आसान है, बस थोड़ा सा अपन इसको बड़े सरल तरीके से समझेंगे। मैंने बताया ना थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी मेहनत मेरी, और बाकी समझ में आ जाएगा। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है इसमें, तो पहली जो हेडिंग है, इसकी हेडिंग है राष्ट्रपति के, देखो भाई टॉपिक राष्ट्रपति ही है, ध्यान रखना है ना, यदि मैं राष्ट्रपति ना भी लिखूं तो आप समझ जाइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, अंतर है दोनों में। पिछले अनुच्छेद में निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन वोट देता है राष्ट्रपति को, लेकिन अगले अनुच्छेद जो 55 है, इसमें कहा गया है कि किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी ताकि राष्ट्रपति का चुनाव हो सके। तो इसमें दो तीन बातें हैं, अपन बहुत आसान से समझेंगे। मैंने बोला ना, इसको थोड़ा सा भाई
है ना। थोड़ी सी मन लगा के देखिए, आ जाएगा समझ में। देखो भाई, तो पहली जो प्रक्रिया है उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले नाम दिया गया उस प्रक्रिया का, वो नाम लिख लीजिए आप। पहला जो शब्द है, सारे शब्दों को अपन उसका अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। नंबर दूसरा शब्द होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा शब्द होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, और ऐसा मतदान, ठीक है, बस लिख दूं फिर समझते हैं धीरे धीरे। ऐसा मतदान गुप्त होगा। ठीक है भाई, ये बस थोड़ा सा शब्द है, समझ अब मेन फोकस यहाँ पर करते हैं बैठक है। देखो ये शब्द लिखे हुए हैं, इन सब सारे शब्दों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया हमें समझ में नहीं आएगी। तो देख लीजिए, मैंने बोला ना भाई, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बातें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा कठिन नहीं। देखो भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक शब्द समझते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, इसको देख लीजिए। हमारे इंडिया में जो सामान्यतः इलेक्शन की प्रोसेस है वो अपनाई जाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि भाई जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोटें प्राप्त होती हैं, ठीक है, और ये, हाँ, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोटें प्राप्त होती हैं वो व्यक्ति क्या हो जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में हम देखेंगे कि जो एमएलए होते हैं, ठीक है, एमएलए हों या एमपीज हों, इनको जो वोट देते हैं डायरेक्ट जनता चुन लेती है ना, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होती है वो व्यक्ति हमें विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ये वाली बात लागू नहीं होती है। होता क्या है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होगा कि जो जनता है हमारी, भाई हमारे जो संविधान की समस्त शक्ति कहाँ के अंदर थी, अंततः जनता में ही है। ठीक है, प्रस्तावना में क्योंकि कहा गया हम भारत के लोग, ठीक है, तो जो जनता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, कई लोग जो हम लोग देख रहे हैं वो वही है ना, कई बार वोट दे भी चुके होंगे, तो आपने कभी सुना है ऐसा क्या कि हमने डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट दे दिया? नहीं दिया होगा। ठीक है, तो जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है राष्ट्रपति को, तो ऐसी इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अप्रत्यक्ष। मतलब जनता अपना वोट किसे देती है, एमएलए और एमपी को देती है, और ये लोग मिलकर के, अभी निर्वाचक मंडल चंगुना पढ़ा आपने, तो ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, कौन चुनता है, एमएलए और एमपी डायरेक्ट चुनते हैं। ये बात क्लियर होगी। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे मतलब है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता राष्ट्रपति को न चुन करके जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूं भाई, आप समझ गए होंगे। ये आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी देखो। ठीक है, इसको हटा दें। इन दोनों को अभी इस साथ में पढ़ेंगे। थोड़ा इससे पहले दो संकल्पनाएं और अनुच्छेद 55 में जुड़ी हुई हैं, जो क्या होगा, इसकी संभावना को, कंसेप्ट को समझने में हमारी मदद करेगा। देखो भाई, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो देखो भाई, चलो
वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन क्या करें, कॉन्सेप्ट तो समझने के लिए। देखो, तो अनुच्छेद 55 में दो सिद्धांत उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अभी एकल संक्रमण क्या है वो तो अभी रह गया, ठीक है, वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, उसको अपन देखते हैं। तो अनुच्छेद, इसमें ये प्रक्रिया क्या हुई, अप्रत्यक्ष मैंने समझा दिया। इसमें दो चीजें और याद रखने वाली हैं। एक, देखो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55 में दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत होता है समरूपता का सिद्धांत। कौन सा होता है? समरूपता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, चूंकि हमारे देश में आप जानते हैं कोई है ना 28 राज्य हैं, तो कोई राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है, ठीक है ना। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से ही उनका जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति के निर्वाचन में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या क्या है, उसी के हिसाब से उनके जो विधायक हैं, राज्यों के जो विधायक हैं, उनके मतों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा, है ना। यानी कि राज्यों में भी क्या होनी चाहिए, उनकी जो मत मूल्य में हो वो समानता होनी चाहिए। तो वो इसी हिसाब से हो सकती है, केवल और केवल कि भाई जिसका जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से उसको क्या बोलते हैं इसको, मतलब राष्ट्रपति के भी जो मत का वैल्यू होता है वो प्राप्त होता है। तो देखो भाई, इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या करते हैं, जो भी एक विधायक होता है, क्या होता है, जो भी विधायक होते हैं, विधायक का क्या निकाल लेते हैं, एक मत मूल्य निकाल लेते हैं। सब विधायक का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो मत मूल्य है विधायक का वो उत्तर प्रदेश के विधायक का होता है, और सबसे जो कम होता है लगभग 208 होता है। कितना होता है? 208 होता है। और सबसे जो कम होता है वो होता है 7, वो सिक्किम का, ठीक है, ये सिक्किम का है भाई, ये यूपी का है। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, समरूपता के सिद्धांत से किसका निकाला जाता है, विधायक का मत मूल्य है वो निकाला जाता है। इस सूत्र को भी याद रखिएगा, मत मूल्य बराबर क्या होता है, मैंने कहा ये जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो सबसे पहले होता है राज्य, जिस भी राज्य के निकाल, राज्य जिस भी राज्य का विधायक है उस राज्य की बोल रहे हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणे 1/1000, ठीक है। ये फॉर्मूला है और थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं। पहले सिद्धांत समरूपता के सिद्धांत के तहत हम राज्यों में समानता लाते हैं, जिसके तहत हर राज्य के विधायक का अलग अलग मूल्य निकाला जाता है, जिसमें से एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का सूत्र पहला ही है, ठीक है, कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है बटे विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की कुल सदस्य संख्या कितनी है, और उसमें फिर एक गुणा कर देंगे 1/1000 का। तो ये प्रश्न इसको याद रखना है, क्योंकि ये भी एक बार यूपीएससी के शायद किसी 2017 में 16 में पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन देखा था उसका, इसलिए याद है। क्या पूछा गया था, देखो पूछने का तरीका ये था, सारा का सारा फॉर्मूला यही लिखा था। ये जो जगह है ये वाली, ये जगह जो है ये वाली, इस जगह में क्या किया गया था, x बना दिया गया। क्या बना दिया गया? x बना दिया गया। और कहा गया कि x के स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा, और 4 वाक्य दे दीजिए A B C D, ठीक है भाई। तो 4 वाक्यों में से आपको कुछ भी लिख दे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सही वाक्य होगा वो ये होगा कि विधानसभा में, उसी राज्य की बात कर रहे हैं ना, जिस राज्य की जनसंख्या लेंगे उसी राज्य की विधानसभा लेंगे, उस राज्य की विधानसभा में टोटल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा रखिएगा, याद हो जाएगा। देखो भाई,
अब आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। समरूपता के सिद्धांत के तहत क्या होता है, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता लाई जाती है। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है इसको मैं हटा देता हूँ, शायद आपने लिख लिया होगा। देखो भाई, अगला जो सिद्धांत है, तो एक सिद्धांत और बस लास्ट देखिए। देखो भाई, अगला जो सिद्धांत है, हट जा, देखो भाई अगला जो सिद्धांत है नंबर 2 पर है, थोड़ा सा देख लीजिए भाई। अगला सिद्धांत क्या है, इसको बोलते हैं समरूपता के बाद इसको क्या बोलते हैं, देखो भाई समतुल्यता का सिद्धांत। ये अनुच्छेद 55 के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए बार बार हटाना पड़ रहा है, आप उसको अन्यथा में लीजिए। समतुल्यता का मतलब क्या है, देखो समतुल्यता का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जितना ही हम संघ यानी कि केंद्र को महत्व देते हैं, उतना ही महत्व हमें राज्य को भी देना है। राज्य ही शक्तिशाली है। ठीक है, केंद्र और राज्य तो आप समझते ही हैं भाई। ठीक है, जैसे अपने देश की बात करें, केंद्र देश भारत है ना, केंद्र सरकार दिल्ली में चलाई जाती है, वो हो गई, और राज्य मतलब अलग अलग राज्य हो गए, 28 राज्य हैं जो, उनकी बात कर रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि भाई जो राष्ट्रपति है, थोड़ा सा समझ लीजिए बस, हो गया है ना, जो राष्ट्रपति है वो केवल संघ का प्रतिनिधि नहीं है। किसका, ये देख लीजिए, संघ, संघ केवल संघ का प्रतिनिधि नहीं है, इस संघ के साथ साथ वो राज्यों का भी प्रतिनिधि है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, समतुल्यता के सिद्धांत के तहत उन्होंने कहा कि जितना मत मूल्य टोटल, ठीक है भाई, अब मत मूल्य समझ गए होंगे आप भाई। ठीक है, मत मूल्य से मतलब ये है कि एक विधायक का जो वोट जो डालता है वो एक नहीं गिना जाता है, वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वो सारी जनसंख्या उसके मत मूल्य के अंतर्गत आती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो संघ होगा, वो जो राज्य होगा, इन राज्यों में के भी मत मूल्यों में समानता होनी चाहिए। क्या कहा, संघ और राज्य की जो भी मत मूल्य है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, दोनों में भी समानता होनी चाहिए। ये कहता है समतुल्यता का सिद्धांत। अब समतुल्यता का सिद्धांत की बात समझ में आ गई ना भाई, क्या है इसका मतलब, सीधे हो गया कि संघ और राज्य जो भी राष्ट्रपति को वोट देंगे, संघ में कितने लोग हैं जो वोट देते हैं भाई, 776 लोग हैं। कैसे आपको पता चला, तो आप जानते हैं 543 और 233। ठीक है, राज्यसभा में 233 लोग निर्वाचित होते हैं और लोकसभा में 543 लोग निर्वाचित होते हैं। ये दोनों मिलकर के टोटल कितने हो गए, 776 हो गए। ठीक है, तो 776 लोगों का जितना भी मत मूल्य होगा, उतना ही मत मूल्य राज्यों की सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य बराबर होता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 55 के सिद्धांत नंबर 2 में, समतुल्यता का सिद्धांत। तो वही होगा फिर से भाई, हर सांसद का अलग अलग से मत मूल्य निकालना पड़ेगा। जैसे राज्यों की जब समानता की बात देखी थी हमने, तो भाई क्या किया था, विधायक के मत का मूल्य निकाला था। अब चूंकि संघ और राज्य की बात है, तो हम सांसद का मत मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, सांसद के मत का मूल्य क्या निकाल लेंगे, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, इस आसान है थोड़ा सा, बस ये बात समझ गए होंगे समतुल्यता का सिद्धांत से मतलब क्या है। अब आगे देखते हैं भाई, देखो बराबर क्या होता है, तो देखो भाई सूत्र है, आसान समझने के लिए कर दो, सभी विधायकों के मतों, एक मिनट, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, बस इतना सा। ठीक है, समझ गए। तो सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, सिद्धांत नंबर 2, समतुल्यता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हर सांसद का अलग अलग मत मूल्य निकाल लिया जाता है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया।
इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आज का, वो अब ये है जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो जल्दी समझ में लोगों को नहीं आता है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई। मेरे ख्याल से इसी समझ गए होंगे, बस फॉर्मूला है। जिस सभी विधायकों के मत का मूल्य, मतलब भाई अलग अलग राज्यों में जितने भी विधायक हैं हमारे देश में, उन सभी के मत मूल अलग अलग निकाल के सबको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे किसका, जितने हमारे देश में निर्वाचित सांसद हैं। और कितने मैंने बता दिया है, 776 हैं। ठीक है, इसको हटा दूंगा। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखो भाई, अब जो अगला शब्द था इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया में, वो था कौन था भाई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, तो इसको देख लीजिए, ये आसान है, देखो इसको ध्यान पे। एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। देखो भाई, राष्ट्रपति मैंने बोला ना, देश का पृथक नागरिक होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है और साथ ही साथ में सर्वाधिक सम्मानीय व्यक्ति होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये मायने नहीं रखता है कि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं या कम वोट मिले हैं। ठीक है, जैसे विधायक या सांसद में होता है तो भाई जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलते हैं और वो व्यक्ति जीत जाता है, चाहे उसको, मैंने बोला ना, चाहे उसको 40% वोट मिले या फिर 20% वोट मिले, बस सबसे ज्यादा मिलने चाहिए, उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हमने कहा संघात्मक ढांचा में राष्ट्रपति को बहुत ही सम्मानित पद माना गया है। इसके लिए कहा गया है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि 40% लोग तो लाइक करते हैं लेकिन इसको 60% लोग लाइक नहीं करते हैं और इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये संघात्मक ढांचे की भावनाओं के प्रतिकूल था। तो क्या किया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब के तहत किया गया कि भाई अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति को पसंद करने वालों की संख्या जो है वो अधिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो, मैंने बोला ना फिर से, ऐसा ना हो कि 60% लोग तो नहीं करते हैं पसंद लेकिन 40% लोग करते हैं, तो मतलब 60 अनुपात किसका ज़्यादा है, 60% लोगों का ज़्यादा है, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को जोड़ा गया और कहा गया, और क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कम से कम एक न्यूनतम कोटा, इसका मतलब न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा।